नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज बड़े दिनों बाद मैंने कहा असम पे बात करते हैं। क्योंकि असम पे बात किए बड़े दिन हो गए, क्योंकि बिहार के बाद अगला राज्य जहां चुनाव होना है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, वो असम ही है। और असम को लेकर दोनों ही पार्टियों का पूरा जोर है, दोनों ही पार्टियों की साख का सवाल है। क्योंकि चुनाव सिर्फ असम तक नहीं होता, असम के बहाने पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके लपेट में आता है। प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों में असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जा भी रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि बड़ी साख का चुनाव है असम। 2 बार से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के लिए साख का दाव इसलिए है कि किसी वक्त कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था असम, और उस गढ़ का जो चलाने वाला था तरुण गोगोई, उसी का एक सिपहसालार कांग्रेस के हार का कारण बना और आज मुख्यमंत्री बन के बैठा है। अब कांग्रेस ने भी स्ट्रेटेजी चलाते हुए उसी गुरु के बेटे को उस चेले के सामने खड़ा कर दिया है। अब गौरव गोगोई ने असम को इतने दिनों में जिस तरह से नाप लिया है और जिस तरह से पूरा एक एक गली मोहल्ला गांव वो देखना चाहते हैं, खुद जाना चाहते हैं और अपनी पूरी टीम, सुदृढ़ टीम तैयार कर ली है, उसको लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि किस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी डामाडोल है। क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टेस्टिंग उस पर रखा। बीजेपी मालूम है, कहने को तो कहेंगे कि अमित शाह के बहुत नजदीक है हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन नजदीक तो विजय रूपानी भी थे, नजदीक तो और भी थे। लेकिन जब बात चुनाव की आती है ना, तो बीजेपी नजदीकी खासम खास कुछ नहीं देखती, बदलने को बदल देती है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अभी तो फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन जिस अंदाज में, जिस एग्रेशन में हिमंता बिस्वा शर्मा 4 महीने पहले तक नजर आ रहे थे या 3 महीने पहले तक, अब वो हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं नजर नहीं आते। क्योंकि गौरव गोगोई उनकी हर बात का ऐसा जवाब देते हैं कि जिसका जवाब उनके पास नहीं होता है। फिर अब सवाल ये उठता है कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो अक्सर एक दृश्य हमारे सामने 11 साल से दिखता है कि एक लाइन लग जाती है कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हुए। लेकिन असम में उल्टा ट्रेंड शुरू हुआ है। असम में बीजेपी के लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कल 3 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, जिसमें सत्यव्रत कलिता, विनंदा कुमार सैकिया और डॉक्टर मानसिंह रोंगपी। ये तीनों पूर्व विधायक हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के हैं और दोनों ही हिमंता बिस्वा शर्मा के क्लोज एड माने जाते थे, खासम खास में से माने जाते थे। इन तीनों ने हिमंता बिस्वा शर्मा की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कहने को तो ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो बीजेपी वहाँ जो वादे किए उस पर पूरे नहीं उतर रही, काम नहीं करी, लेकिन असल में ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के स्टाइल ऑफ वर्किंग से ये खुश नहीं है। तीनों ने कांग्रेस का दामन थामा, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल के सामने। अब केसी वेणुगोपाल इनको पार्टी में शामिल करने के लिए खुद आए, गौरव गोगोई आए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि तीनों चेहरे असम की राजनीति में कितने इंपॉर्टेंट हुए होंगे। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है कांग्रेस के, यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनली देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दूसरे नंबर पे वही आते हैं, और अगर चेहरे से हिसाब से भी देखें तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट आदमी अगर किसी को पार्टी में शामिल कर रहा है तो उससे आइडिया लग जाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। कांग्रेस के पास सिर्फ 3 स्टेट है, सरकारें सिर्फ 3 राज्यों में है। तीनों ही सरकारें, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में भी शायद राहुल गांधी ने बूस्टअप डोज दिया है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है और उन एक्स्ट्रा एफर्ट को कांग्रेस भुना भी रही है, कैश ऑन भी कर रही है, लोगों तक पहुंचा भी रही है। 3 सरकारों ने 3 ऐसे ऐसे फैसले किए हैं या 3 ऐसी अचीवमेंट की है जो कांग्रेस एक विजिटिंग कार्ड की तरह या अपनी अचीवमेंट की तरह पूरे देश में गिनाएगी, क्योंकि बीजेपी की कोई सरकार ये नहीं कर पाई। पहला, तेलंगाना सरकार ने जातीय जनगणना करके दिखाई, राहुल गांधी के दावे को सच करके दिखाया। अब राहुल गांधी हर जगह कहते हैं कि ये जिस तरह का फॉर्मूला हमने, जो मॉडल हमने तेलंगाना में लागू किया, उसी मॉडल पे पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और सरकार को झुकना भी पड़ा, सरकार को कहना पड़ा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, जो पहले राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करती थी। तेलंगाना सरकार की वो कामयाबी।
कर्नाटक, ईवीएम 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 सब कह रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने फैसला ले लिया कि हम तो स्थानीय चुनाव बैलेट पे कराएंगे, बैलेट पे करके दिखाएंगे। और अगर एक सरकार ने किया, मैंने पहले भी कहा है, तो और भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट इसको फॉलो करेंगी तो चुनाव आयोग पर एक प्रेशर बनेगा। अब कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें बैलेट का इस्तेमाल हुआ, तो सवाल विपक्ष के लोगों ने पूछा कि भाई अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पर हो सकता है तो दूसरे आम चुनाव क्यों नहीं हो सकते बैलेट पर। ये कामयाबी कर्नाटक सरकार की। तीसरी सरकार है हिमाचल में। हिमाचल की सरकार पॉलिटिकली बेशक वो अचीव नहीं कर पाई, लेकिन एक ऐसा कामयाबी हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हासिल की है कि जो अपने आप में एक प्राउड भी महसूस कराता है। मैं एक हिमाचली हूं, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ। हिमाचल सरकार ने दावा किया है कि 99.30% यानी 99.30% लोग हिमाचल के साक्षर हैं, यानी साक्षरता में देश में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, केरल को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पहुंच गया। ऑलमोस्ट फुल लिटरेचर कह रहे हैं, हिस्टोरिकल माइलस्टोन फॉर हिमाचल। हिमाचल डिक्लेयर्ड अ फुली लिटरेट स्टेट। हिमाचल इस देश की पहला राज्य जो कंप्लीट पूरा साक्षर राज्य डिक्लेयर किया गया है। 1951 में जब मात्र 7.5% हिमाचल के लोग साक्षर थे और उस साक्षरता को आज पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहां हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में एक प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। देश को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हेल्थ सिस्टम और अच्छी एजुकेशन। अच्छा हेल्थ सिस्टम हिमाचल में हमेशा रहा है, अच्छी एजुकेशन भी रही है। उसी का नतीजा है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूरा साक्षर राज्य है। ये कामयाबी किसी से कम है क्या? वो भी तब जब कांग्रेस सरकार को आए हुए 2.5 साल हुआ है यहाँ पर, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। और राज्यों में जब बीजेपी की सरकारें 20-20 साल से 25-25 सालों से बीजेपी की सरकार हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, वहां साक्षरता का दर क्या है आप देख लीजिए। नीतीश कुमार के बिहार में साक्षरता का दर क्या है देख लीजिए। लेकिन हिमाचल में राज्य छोटा है लेकिन कामयाबी बड़ी है। बाढ़ आपदा, प्राकृतिक आपदा से इतना नुकसान हुआ है। यहां पर हिमाचल में जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत कम है, औद्योगिक जो इकाइयां हैं बहुत कम है, इंडस्ट्रियल एरिया कम है, टूरिज्म से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं या फिर सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंट है। उस सब तकलीफ़ों के बावजूद हिमाचल में पढ़ाई को लेकर एक अजब सा जुनून है। आप कभी चुनाव में आइएगा, विधानसभा चुनाव में, आपको हिमाचल एक ऐसा राज्य मिलेगा जहां पर आपको मतदान के वक्त पुरुषों से ज़्यादा लंबी लाइन महिलाओं की मिलेंगी। कुछ जिले ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिला ज्यादा हैं, मतदाता ज्यादा हैं या लिंग अनुपात भी ज्यादा है। तो मुश्किलात ऐसे राज्यों में आती हैं, बहुत बार आती हैं, लेकिन ऐसे राज्य दूसरों के मुकाबले जल्दी उन मुश्किलात से उभर भी पाते हैं। तो ये 3 राज्यों की 3 बड़ी अचीवमेंट्स, सोचिए, ये उन राज्यों को बताने के लिए काफ़ी नहीं है। बिहार जैसे राज्यों को अगर कोई बताए कि भाई कांग्रेस शासित कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कर्नाटक देता है इस देश को, वहाँ पर इतने नौकरियां हैं, इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तेलंगाना में, हैदराबाद हो गया, दूसरी जगह हो गया, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और जातीय जनगणना करके जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जा रहा है। हिमाचल में पढ़े लिखे
या पढ़ाई लिखाई पे कितना जोर दिया जा रहा है कि पूरा राज्य साक्षर हो गया है, तो दूसरे राज्यों के लोग क्यों नहीं सोचेंगे कि ऐसी प्रोग्रेसिव सरकार ही तो चाहिए। ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक दरअसल ये 3 राज्यों का हुआ है और मुझे लगता है इन 3 राज्यों की इन अचीवमेंट्स को कांग्रेस को ज़ोर-शोर से कैश ऑन करना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में तो खास करके खूब इसको प्रचारित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। जातिगत जनगणना की भी ज़रूरत है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा के एक जो है सरकार चुनने की भी ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर के ज़रिए बहुत वोट चोरी का काम किया गया, या वोट चोरी और भी हो सकती है। और तीसरा, बिहार में मैंने देखा है पढ़ाई को लेकर बहुत क्रेज़ है। मुझे लगता है, मुझे किसी ने कहा था कि इस देश की जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, जितनी भी हैं किसी भी देश में, इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी 70% यूनिवर्सिटीज़ बिहार के छात्रों पे चल रही है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जो भी बाहर के छात्र हैं, सबसे ज़्यादा संख्या बिहार के छात्रों की होती है, क्योंकि बिहार में पढ़ाई को लेकर माँ-बाप में एक अजब जुनून है। अपनी ज़मीन गिरवी रख के या ज़मीन बेच के बच्चे को डिग्री दिलाना उनका पहला सपना रहता है। तो अगर ऐसे राज्य में ये मॉडल दिया जाए कि देखिए, उस राज्य में इतनी साक्षरता है, उनके बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने की, ये सरकार ऐसे चलती है, तो वो क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इन तीनों चीज़ों को कांग्रेस को अच्छे से कैश ऑन करना चाहिए और बताना चाहिए फ़र्क कि उनकी और दूसरी सरकारों में क्या फ़र्क है। गौरव गोगोई ने जिस तरह से घेर के जो एक पूरा चक्रव्यूह सा बना दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, वहाँ असम के लोग बता रहे हैं कि दरअसल वहाँ पर अब बहुत बड़ा सहारा हिमंता बिस्वा शर्मा को था कि जो बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है, असम में भी होगा तो खास करके मुसलमान वोटों को छांटने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया। हालांकि ये पूरे देश के लिए नहीं है, चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में करने के लिए कहा है, लेकिन अगर बिहार में मैंडेटरी है तो जाहिर सी बात है यही प्ली दूसरे राज्यों के लिए भी लागू होगी। ममता बनर्जी तो कह रही कि जो इलेक्शन कार्ड है पहले का एपिक कार्ड, उसको भी मान्य किया जाना चाहिए। अब अगर उसको नहीं भी किया तो आधार कार्ड तो रहेगा ही रहेगा मान्य। अब अगर आधार कार्ड मान्य है तो वोट काटना आसान नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा को एक झटका ये लग गया बड़ा सॉलिड, और जिस तरह से उन्होंने जो कहते हैं ना आप जहरीली राजनीति या द्वेष वाली राजनीति जिस तरह से उन्होंने की है, जो खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करते मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए, जो मियाँ मियाँ कह के उनको संबोधित करते, ऐसा बीजेपी के किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ की एक इमेज है कि वो एंटी मुसलमान है, लेकिन उन्होंने कभी सीधा इस तरह का मियाँ मियाँ कह के चिढ़ाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मियाँ शब्द अच्छा शब्द होता है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जिस अंदाज में बोलते हैं वो अंदाज चिढ़ाने वाला होता है। अब ऐसे में कंसोलिडेट कर दिया पूरा का पूरा मुस्लिम वोट, या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा, कुछ पॉकेट में एआईयूडीएफ की तरफ जाएगा। ये मुश्किलात आ गई। इसको काटने के लिए एसआईआर का सहारा एक हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए बहुत बड़ा सहारा था। असम में और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह बीजेपी को लगता था कि ये एसआईआर के जरिए एक जगह ममता के वोट को हम आधा कर सकते हैं, एक जगह कांग्रेस के वोट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने या एक आदेश ने उस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।